जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का वेलकम है हमारे प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि हम लोग का क्लास कंटिन्यू चल रहा है, तो आज का जो क्लासेस है आप देख सकते हो उसमें क्या है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत बारीक से मैं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। तो जितने लोग मेरे चैनल पे नए हो, जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैं बोलूंगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आर्ट्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको अभी तक आ रही थी मैं उसको दूर करने का ट्राई करूंगा। और मेरे को आशा है कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस डाले हैं वो सब आपको अच्छे लगे हो। तो मैं फिर से बता दूं कि जितने लोग चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पे सब्सक्राइब कर दे, और जो उसके बाद जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लासेस है प्रीतम आर्ट्स अकादमी में, वो क्या है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप, अभी भी भूगोल का क्लासेस ही चल रहा है और इकोनॉमिक्स का क्लासेस भी मैंने साथ में स्टार्ट कर दिया है। तो भारत में भूमि उपयोग प्रारूप, मैं किसका बात करूंगा? भूमि उपयोग प्रारूप। मैंने पहले भी बोला है कि प्रारूप का अर्थ होता है कि भूमि को किस कैटेगरियाज में कैसे हम लोग बांटते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमि उपयोग प्रारूप बोलते हैं। तो उपयोग के आधार पे भूमि को कैसे बांटते हैं, तो उपयोग के आधार, अगर उपयोग का बात करें तो भूमि को हम लोग दो तरह से उपयोग करते हैं। पहला उपयोग करते हैं एक भौतिक कारक के रूप में, पहला क्या है? भौतिक कारक के रूप में। दूसरा क्या करते हैं? मानवीय कारक के रूप में। अगर भौतिक कारक के रूप में बात करें तो देखो, पहली बात मृदा के प्रकार, वो किसके रूप में आ गया? स्वतः ही आपको मृदा के प्रकार भारत के क्षेत्र में अलग अलग मिलेगा। उत्तर के मैदान की ओर जाओगे तो वहां पे आपको जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप आसाम के साइड जाओगे तो आपको पहाड़ी मिट्टी मिल जाएगा। इधर आप आओगे क्या बोलते हैं, गुजरात के साइड या फिर महाराष्ट्र के साइड आओगे तो आपको काली मिट्टी मिल जाएगा। तो मृदा के प्रकार, कहीं कहीं आपको जलवायु आर्द्र मिलेगी, कहीं पे एकदम शुष्क मिलेगी, कहीं पे आपको गर्म जलवायु मिलेगी, तो उस पर भी हम लोग भौतिक कारक है। फिर आप देखोगे कि भूमि की आकृति भी हर जगह भिन्न भिन्न है, जो कि मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया है। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, भौतिक रूप में कैटेगरिया में बांटते हैं। पहला हम लोग क्या बोल सकते हैं? भू आकृति, है ना? क्या बोल सकते हैं? भू आकृति। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? जलवायु, ठीक है। और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं मृदा के प्रकार, है ना? तो भारत में अगर मैं बात करूं, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का, तो हम लोग पहला क्या करते हैं कि जब भी हम लोग भौतिक रूप से उसका यूज करते हैं, तो देखो भौतिक रूप से उपयोग हम लोग जब करते हैं तो पहला उपयोग हम लोग भूमि की आकृति के हिसाब से करते हैं। अगर वो पठारी वाला इलाका है तो उसमें क्या करना है, समतली वाला इलाका है तो उसमें क्या करना है, अगर वो बंजर भूमि है तो उसमें क्या करना है। फिर जलवायु पे करते हैं, जलवायु के हिसाब से हम फसल लगाते हैं, कृषि लगाते हैं, घर बनाते हैं। फिर लोग मृदा के प्रकार, मृदा का जो प्रकार होता है उसके हिसाब से हम लोग उसके हिसाब से हम लोग फसल लगाते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो ये हम लोग भौतिक कारक से क्या कर सकते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं। मानवीय कारक में बात करूं तो जब भी आप देखोगे कि मानवीय कारक में सर क्या क्या करते हैं, तो मानवीय कारक में आप देखोगे कि जैसे ये जनसंख्या, जो पूरी जो जनसंख्या घनत्व हम लोग का बैठा हुआ है, जो जनसंख्या घनत्व का जो बात कर रहे हो, यानी कि किसी एक विशेष क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रह रही है। अगर देखो देश में जितने भी लोग हो तो जनसंख्या कहलाता है देश का, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में कितने आदमी रह रहे हैं उनको तो घनत्व बोलते हैं हम लोग। तो 1000 में हम लोग को देखते हैं इसे। तो जनसंख्या घनत्व किसका कारक है? मानवीय कारक है, क्योंकि मानव का ही देन है ना, कोई प्रकृति का तो देन नहीं है, मानव का देन है। फिर आप जैसे देखोगे देखोगे जो जितने भी हम लोग उद्योग लगाते हैं, जिसमें भी हम लोग प्रौद्योगिकी का बात करेंगे, है ना, प्रौद्योगिकी का जितना बात करेंगे उस किसके अंतर्गत आएगा? मानवीय कारक के अंतर्गत आएगा। प्रौद्योगिक क्षमता बोल सकते हैं, प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं। इसकी हम लोग संस्कृति का बात करते हैं, जितने तरह के हम लोग फल फूल, जो भी कुछ हम लोग भाषा बोलते हैं या कुछ भी बोलते हो, किसके अंतर्गत आएगा? और जितने भी तरह के परंपराएं हैं, जितनी भी तरह के परंपराएं हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? मानवीय कारक के अंतर्गत आएगा। तो समझने वाली बात है कि भारत में जो भूमि उपयोग प्रारूप है, पहला हम लोग किसके रूप में करते हैं? भौतिक कारक के रूप में करते हैं। जैसे कि भूमि आकृति के हिसाब से हम लोग घर बनाते हैं, खेती करते हैं। अगर पहाड़ी नुमा है तो उसमें कैसा खेती करना है, या जलवायु के हिसाब से भी हम लोग खेती विधि देखते हैं। मृदा के प्रकार तो अभी आपको बता ही दिए। तो जैसे हम लोग बात करेंगे कि मानवीय कारक में, तो जनसंख्या घनत्व एक जो है वो पूरा देश में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या को रखने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए भी यूज हम लोग भूमि का करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रौद्योगिकी जो लगाते हैं वो भी भूमि पे है। और जितने भी सांस्कृतिक और पारंपरिक जो कार्य करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? भूमि पे करते हैं। तो हम लोग दो तरह से भूमि को उपयोग करते हैं, एक मानवीय कारक के रूप में, दूसरा भौतिक कारक के रूप में। जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे, जब आप आगे बढ़ोगे तो आप जानते हो कि भारत में टोटल जो भूमि है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख
वर्ग किलोमीटर है, तो ये जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ये अपने लिए तो 100% है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हर एक देश का अपना क्षेत्रफल वो अपने लिए 100% होता है। तो देखो, भूमि उपयोग प्रारूप जो 1961 से 62 के बीच में हुआ था, 1900 कितना भी था, 1960, सॉरी, हाँ, भूमि उपयोग प्रारूप 1960 से 61 के बीच में जो एक घटना, एक आंकड़ा निकाला गया था 1960 से 1961 के बीच में भूमि उपयोग जो प्रारूप निकाला गया था, उसमें बोला गया था कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, वो अपने लिए 100% है। लेकिन ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में आप देखोगे तो 93% भूमि का ही जो होता है हमको माप पता है, या हम लोग उसका क्या बोल सकते हैं, उपयोग करते हैं। मैंने क्या बोला, समझो मेरी बात, कि 1960 से 1961 के बीच में भूमि उपयोग प्रारूप किया गया या निकाला गया या उसका जांच किया गया भूमि की उपयोगिता के आधार पे, भौतिक और मानवीय कारक हिसाब से। तो बोला कि भारत का जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो पूरा एरिया है, पूरा कवरिंग एरिया है, उसमें से आप देखोगे कि उसका 93% ही भूमि का किलोमीटर में पता है या उसका माप है। आप बोलोगे कैसे? अब मान लो कि ये पूरा हमारा क्षेत्र है, ये क्या हमारा पूरा क्षेत्र है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा एक बहुत बड़ा खाई और ये क्षेत्र हमारा बीच में आता है, तो आप बताओ, यहाँ से हम लोग ये डिस्टेंस हम लोग नाप सकते हैं, ये डिस्टेंस नाप सकते हैं, सब नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको नापने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। या मान लो कि यहाँ पे एक विशाल सा पर्वत हम लोग का ऐसे खड़ा है, तो अब इस वाले सरफेस पे जो पहाड़ पूरा खड़ा है तो हमको दिक्कत हो जाएगा नापने में। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे माउंट एवरेस्ट हो गया, उत्तरी हो गया, बहुत से गर्त हो गया, बहुत सा जमीन ऐसा जो हम लोग को छुपा हुआ है, बहुत सा वन में छुपा हुआ है, तो वो वाला एरिया हम लोग नाप नहीं पाए हैं, तो जिसके कारण अभी तक 32.8 लाख वर्ग किलो में से कितना 93% ही भूमि का हम लोग क्या करते हैं, सही ढंग से उपयोग कर पाते हैं। अब आप देखोगे जैसे कि इसी में आप देखोगे, जैसे मैंने बोला कि असम साइड हो गया, या तो फिर आप देखोगे जम्मू कश्मीर का जो साइड हो गया, तो वहां पे नापना या भूमि को नापना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत पूर्वोत्तर इलाका है, पहाड़ी वाला क्षेत्र इलाका है, तो कहीं ना कहीं वहां पे वो सही ढंग से उसका उपयोग नहीं हो पाता है। अब आप जैसे आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि देखो, अगर हम लोग ये 32.8 लाख किलोमीटर में 93% भूमि के हम लोग माप हमको पता है। अब अगर हम कृषि भूमि का बात करें, तो प्रति भूमि और जो अन्य अतिरिक्त जो अन्य उपजाऊ भूमि है, अगर हम लोग उसको जोड़ दें, मैं किसका बात कर रहा हूं, प्रति भूमि मैंने बोला है कि एक वर्ष से या एक वर्ष में 1 से 2 बार या एकदम उसमें खेती नहीं किया गया हो, या 1 से 5 वर्ष तक खेती की गई हो, अगर ऐसा प्रति भूमि को जोड़ दे या अनउपजाऊ प्रति भूमि को जोड़ दे, तो आप देखोगे कि भारत में ओनली 53% ही, क्या मैंने बोला, ओनली 53% ही जो भूमि है उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, और बाकी जो भूमि है वो कहीं ना कहीं वन क्षेत्र में है, आप पहाड़ी क्षेत्र में देख लोगे, या वो प्रति भूमि के रूप में देख लोगे, या अनउपजाऊ भूमि के रूप में देख लोगे, या आप उसको मरुस्थलीय रूप में देख लोगे, तो बस 53% ही भूमि में क्या होता है, हमारी खेती या हमारा जो कृषि का काम होता है वो किसमें होता है, 53%। तो मैंने इंक्लूड किया है किसको, वो प्रति भूमि को भी मैंने इंक्लूड किया, और साथ साथ में किसको क्या, जो अनउपजाऊ भूमि है अगर मैं उसको भी इंक्लूड कर दूं, कैसा, जिसमें 1-2 बार खेती की गई हो, या जिसमें 1 से 5 साल के लिए खेती की गई फिर खेती छोड़ दी गई, अगर मैं उस सबको इंक्लूड कर दूं तो भारत में केवल 53% ही भूमि में क्या होता है, कृषि कार्य होता है। अब आप देखोगे कि ये 53% भूमि जो है, अब ये इंडिया में एक जगह इक्वलिटी नहीं है, हर जगह इसका अलग अलग आप यूजेस देखोगे। अगर आप जाओगे, अगर आप पंजाब जाते हो, ठीक है ना, पंजाब जाते हो या पंजाब जाते हो या आप हरियाणा जाते हो, क्या जाते हो, हरियाणा, पंजाब या हरियाणा जाते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र का जो विकास है, या फिर वहां पे जो जितने भी भूमि होती हैं उनमें से 80% भूमि में क्या होता है कि कृषि का काम होता है, वहां पे कृषि जो है ज्यादा विकसित है। और आप जब आप चल जाओगे, आप अरुणाचल प्रदेश चले जाते हो, कहां चले जाते हो, अरुणाचल प्रदेश चले जाते हो, या तो फिर आप असम चले जाते हो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश चले जाओ या असम चले जाओ, या तो फिर आप मिजोरम चले जाते हो, है ना, मिजोरम चले जाते हो, है ना, कहाँ पे, असम नहीं, है ना, अरुणाचल प्रदेश चले जाते हो, मिजोरम चले जाते हो, अंडमान निकोबार द्वीप से चले जाते हो, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चले जाते हो, या आप या तो फिर आप मणिपुर चले जाते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे जो कृषि का विकास है या कृषि क्षेत्र का विकास है वो केवल कितना है, 10% है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो मानवीय कारक और भौगोलिक कारक में जब भूमि का हम लोग उपयोग करते हैं, तो जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर उसमें से 93% ही भूमि का हम लोग सही ढंग से उपयोग कर पाते हैं, और उस 93% भूमि में अगर हम लोग प्रति भूमि और अन्य उपजाऊ भूमि को भी जोड़ दें, कैसा भूमि, जो 1 से 5 साल के लिए या
एक दो बार उपयोग किया गया हो, फिर बाद में उसको उपयोग नहीं किया हो, तो बस 53% ही भूमि का उपयोग हम लोग कृषि कार्य के लिए करते हैं। और उसमें से भी जो कृषि कार्य होता है वो हर जगह अलग अलग दिखेगा। आप पंजाब और हरियाणा में आपको 80% तक कृषि कार्य दिखेगा, और आप वही मणिपुर चले जाते हो, मिजोरम चले जाते हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चले जाते हो, तो वहां पे आपको 10-10% तक की जो खेती कार्य होती है फिर भूमि का उपयोग होता है। अब देखना कि एक राष्ट्र वन नीति नियम लागू हुआ था, राष्ट्र वन नीति नियम, ये जो घटना थी आप देखोगे 1992 का है, 1952 का है। कब का है? 1952 में वन राष्ट्र नीति यानी कि वन में एक कानून बनाया गया था, जिसमें से जो पूरा जो देश का जो क्षेत्रफल है उसमें से 33% जो भूमि है उसको कहीं ना कहीं देश ने आरक्षित कर दिया था। आप बोलोगे सर आरक्षित करने का रीजन क्या है? कि 33% भूमि को आरक्षित इसलिए किया ताकि जो हमारी पर्यावरण के साथ और मानव के साथ जो इंटरफेरेंस है, जो आंतर संबंध है, उसको ठीक से बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक से बनाए रखने के लिए 33% भूमि को क्या कर दिया? गवर्नमेंट रिजर्व कर दिया। रिजर्व करने का मैंने रीजन बताया ताकि लोगों का और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध सही से हो सके और इसी को अच्छे ढंग से करे, इसलिए 33% भूमि को क्या किया? गवर्नमेंट ने रिजर्व कर लिया। इसी में पारिस्थितिकी तंत्र का जो होता है, हम लोग का जो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसी का क्या होता है? संतुलन बना के रखा हुआ है 33% भूमि, और इसी में बहुत से लोग अपनी जीविका भी चलाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो भूमि उपयोग प्रारूप एक भौतिक कारक और मानवीय कारक में था, जिसमें साहब हम लोगों ने देखा था कि भौतिक कारक में क्या क्या है, मानवीय कारक में यूज कैसे ऐसे करते हैं, और उसी में हम लोग को देखा था कि अगर हम लोग भूमि का उपयोग बात करें तो 100% में 93% ही भूमि का किलोमीटर में या उसका उपयोग हम लोग करते हैं। या तो उसमें अगर हम लोग कृषि उसी भूमि में अगर कृषि भूमि का बात करें तो प्रति भूमि और अनुपजाऊ प्रति भूमि को अगर जोड़ दिया जाए, जिसमें कभी कभार खेती हुई थी और जिसमें लगातार खेती हुई थी, तो मात्र 53% ही भूमि का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं कृषि कार्य के लिए। और अगर हम लोग देखेंगे, अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो पंजाब में और हरियाणा में आपको क्या मिलेगा? ज्यादा कृषि उन्नत मिलेगा, वहां पे 80% तक का कृषि का ग्रोथ है। लेकिन आप वही चल जाते हो पूर्वोत्तर राज्यों में चल जाते हो, आप अरुणाचल प्रदेश चल जाते हो, मिजोरम चल जाते हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चल जाते हो, या मणिपुर में चल जाते हो, तो आपको वहां तक कृषि क्षेत्र में उसका उपयोग कितना तक देखोगे? 10% तक ही आप उपयोग देखोगे। अब आप जब बात करते हो कि अगर अब तो आप उसी उसी इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं आपका क्या आता है? वन भी आता है। तो वन नीति 1952 में बताया गया कि भारत में 33% जो हमारा वन क्षेत्र का भूमि है उसको आरक्षित करके रख दिया गया। और आरक्षित क्यों करके रखा गया भाई? ताकि मानव का और जो पर्यावरण का जो आपस में जो संबंध है उसको क्या किया जाए? ठीक से रखा जाए। इसीलिए क्या है कि 33% भूमि को क्या कर दिया गया? आरक्षित कर दिया गया। और इसी में हम लोग को क्या होता है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। तो आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम लोग देखते हैं, इसी में बहुत से लोग क्या करते हैं? अपनी जीविका चलाते हैं। इसी में बहुत से लोग क्या करते हैं? लकड़ी लाते हैं, क्या करते हैं? लकड़ी लाते हैं और उसी का जलावन करते हैं। बहुत से लोग यहीं से क्या करते हैं? जो जंगल का जो भोजन होता है ना, उसका उपयोग करते हैं। बहुत से लोग यहाँ से बांस उस काट के टोकरी उकरी बना के उसी में बेचते हैं। तो इसे 30% भूमि में ही क्या होता है? जो जंगल के लोग, जो जंगल के आसपास के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपनी जीविका चलाते हैं। अब जब देखोगे कि अब जो हम लोग प्रति भूमि का जो, और अब देखना, अब इसी में क्या होता है कि बहुत से ऐसे भूमि है जो हमारी बंजर पड़ी हुई है। क्या है? जो हमारी बहुत सी भूमि है जो बंजर भूमि है ना, बहुत सी भूमि बंजर भूमि है। तो बंजर भूमि का भी उपयोग गवर्नमेंट करी है, किसी ना किसी रूप से भी। इसी जो 93% भूमि में कुछ ना कुछ तो बंजर भूमि भी आती है, जो मैंने कल के क्लास में मैंने बताया था। तो बंजर भूमि भी आती है, तो बंजर भूमि का भी उपयोग गवर्नमेंट करती है। और इसमें से कुछ ऐसी भूमि होती है जिनमें वन क्षेत्र का भी भूमि आता है, और बहुत से ऐसी भी भूमि होती है, देखो अगर कुछ ऐसी भूमि होती है जो कृषि कार्य का भूमि होता है, जिनका सरकार या आप बोल सकते हो कि वो किसी अन्य कार्य, गैर कृषि कार्य के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोग कर देती हैं। अब देखना कि बहुत से ऐसे बंजर भूमि है जहां पे क्या होता है? उद्योग भारी मात्रा में लगाया जाता है ना, तो उसमें क्या करता है? गवर्नमेंट उद्योग लगा देता है। या उसमें आप बहुत सारे तरह के गैर कृषि कार्य आप देख लोगे, है ना। अगर हम लोग भूमि उपयोग का बंजर भूमि में हम लोग खाली बात करें तो आप उसमें देखोगे कि आप इस बंजर भूमि में आप क्या देखोगे? इसमें जो बहुत से पहाड़ी इलाका भी आ जाता है ना। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सा सूखा इलाका भी आ जाता है। और यही सूखी इलाका में गवर्नमेंट क्या करती है? साथ में आप मरुस्थली वाला भी इलाका देख सकते हो, है ना। मरुस्थलीय इलाका, यानी कि बोलने का मतलब है कि बंजर भूमि भी तो हमारे उसी 93% क्षेत्रफल भी इंक्लूड है। तो 93% जो इंक्लूड उसमें से जो बंजर भूमि है, तो उसमें से बंजर भूमि में क्या आएगा? या तो फिर पहाड़ी मिट्टी चट्टान वाला भूमि आ जाता है, या सूखा कोई भूमि आ जाएगा, या तो क्या वो मरुस्थलीय भूमि आ जाएगा। तो उसका
उसका जो बंजर भूमि में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाते या उपयोग नहीं होता है कृषि कार्य के लिए। तो जब आप देखोगे कि बहुत से ऐसा क्या होता है जो गैर कृषि परियोजना है, बहुत से ऐसा गैर कृषि परियोजना है जो क्या होता है कि आपको इन्हीं जो आप देख सकते हो जो 53% जो भूमि पे कृषि होता है या जो 33% भूमि है, इसका कहीं ना कहीं से कभी ना कभी सरकार क्या करती है, अधिग्रहण कर लेती है, चाहे वो उद्योग के रूप में हो या सड़क बिछाने के रूप में हो, बस्ती बसाने के रूप में हो या या फिर बोल सकते हैं कि वहां पे बड़ा सा बिजनेस फैक्ट्री लगाने के लिए हो। तो इसी 53% और इसी 33% भूमि का क्या करती है कि कभी ना कभी उसका उपयोग कर लेती है, जिससे क्या होता है कि भूमि निम्नीकरण पैदा हो जाता है, भूमि निम्नीकरण की समस्या आ जाती है, भूमि निम्नीकरण की समस्या आ जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वन अधिनियम 1952 निकाला है, जिसमें उन्होंने बोला कि जो ये 33% भूमि जो हमारा भूमि है, जो हमारा 33% आरक्षण भूमि है, उसको क्या करा जाएगा, उसको बढ़िया से सुरक्षित करके रखा जाएगा, ताकि जो पर्यावरण का और समाज के बीच का जो आपसी संबंध है उसको ज्यादा गंभीर या ज्यादा चिंता ना हो सके। तो यही जो हम लोग का था वो क्या था, भूमि उपयोग प्रारूप। मैंने क्या बताया कि जो मानव जो भूमि का निर्धारण करने वाले अलग अलग तत्व है और उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं। तो भूमि निर्धारण करने वाले तत्व आपको दो तरह के मिलेंगे, एक भौतिक कारक वाला तत्व मिलेगा और एक मानवीय कारक वाला तत्व मिलेगा। तो भौतिक कारक वाला तत्व का जब हम लोग बात किए तो हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें भू आकृति शामिल होगा, जलवायु शामिल होगा और मृदा के प्रकार शामिल होगा। अब जब मानवीय कारक का बात करें तो जनसंख्या घनत्व तो उसी में आता है, प्रौद्योगिकी की क्षमता भी आता है, संस्कृति और परंपराएं भी मानवीय कारक के अंतर्गत आता है। अब आप देखोगे कि भारत का जो टोटल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसमें बस 93% ही भूमि का किलोमीटर के रूप में पता है या फिर उसका हम लोग उपयोग करते हैं। बाकी का जो 7% भूमि है उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते या उसको अभी तक नाप नहीं पाए। रीजन क्या है, क्योंकि वो बहुत दुर्गम इलाकों में होंगे, बहुत ऐसे इलाकों में होगा जहां जाना में डर लगता है या वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते, तो ऐसे भी इलाके उसमें शामिल होते हैं। अब जब देखोगे कि भारत में अगर मैं कृषि भूमि का विस्तार का बात करूं या उपयोग का बात करूं, तो प्रति भूमि के साथ क्या बोल सकते हैं, अनुपजाऊ भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जिसमें 1 से 5 साल तक 1 से 2 बार उसमें कृषि कार्य किया होगा या फिर 1 से 5 साल तक किया होगा, उसके बाद उसमें कृषि कार्य नहीं किया होगा। अगर वो सारे भूमि को जोड़ दूंगा जिसमें कभी ना कभी कृषि कार्य हुआ है, तो देश में बस 53% ही भूमि में क्या होता है, कृषि काम होता है। अगर मैं इसको स्टेट वाइज बांटूं तो हरियाणा और पंजाब में आपको 80% तक क्या होगा, कृषि कार्य करने वाली भूमि मिल जाएगी। जबकि आप अरुणाचल प्रदेश जाओगे, मिजोरम जाओगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाओगे, मणिपुर जाओगे, तो वहां पर बस 10-10% का ही कृषि कार्य होता है। लेकिन देखो बस एक ही दो ही स्टेट के कारण क्या होता है, पूरा बैलेंस बनाया हुआ है। अब उसी 93% भूमि में से क्या होता है कि आपको बहुत सा भूमि जो आपको मिलेगा, उसमें 33% भूमि जो होता है वन क्षेत्र वाला भूमि है, जिसने गवर्नमेंट पे आरक्षण लगा के रखा हुआ है। और इसी 33% भूमि में बहुत से लोग जो जंगल के आसपास के लोग क्या होते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, उसमें चारवाहा का काम करते हैं, उसी में बहुत सा क्रिया करते हैं। तो ये 33% भूमि का था। अब इसी 93% भूमि में आपको बंजर भूमि मिल जाएगा, जिसमें से आपको बहुत से पहाड़ी चट्टान वाला भूमि मिल जाएगा, तो वहां पे खेती नहीं हो पाएगा, वहां पे घर भी नहीं बन सकता है, वहां पे बहुत से सूखी जगह मिल जाएगा, आपको मरुस्थलीय वाला इलाका मिल जाएगा। तो इसे ये सब जगह का उपयोग हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब इसी 53% और 33% का जो भूमि है, इसी में कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसको कम होते जा रहा है। रीजन मैंने क्या बताया, कम होने का रीजन क्या था कि उसी में क्या किया हम लोग, सड़क बना दिए, उसी में क्या किया, रेल लाइन बिछा दिए, उसी में हम लोग बस्ती लगा दी, क्योंकि देखो उपजाऊ भूमि है ना बगल में, तो उसी में सब कुछ हम लोग कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये सब भूमि क्या हो गया, धीरे धीरे शॉर्टेज हो जा रही है, घटते जा रही है। तो इसीलिए क्या किया गया कि भूमि उपयोग प्रारूप बनाया गया, जिसमें हम लोग भूमि का उपयोग सही ढंग से कर पाए और अच्छे तरीके से कर पाए, इसीलिए भूमि उपयोग प्रारूप बनाया गया। तो आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक मैं बता दूं कि जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लाइक और कमेंट जरूर कर दें कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, और चैनल के लिंक को आपके एक स्टडी ग्रुप में भी जरूर शेयर कर दें, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी सीख पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।